प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से किस आयोग के सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद थे? तो ये जो आयोग है ये है सेडलर आयोग। इसके सदस्य कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये 1917 में बना था और कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए ये बनाया गया था। कलकत्ता में विश्वविद्यालय काफ़ी पहले स्थापित हो गया था, हमने देखा था, तो उसी के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राधाकृष्णन के आयोग बना था, तो इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयी शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। ये जो तीनों लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो अभी संविधान के 7वें अनुसूची में दी गई हैं, वो पहले से हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा था, समवर्ती सूची में डाला जाए, जिससे कि राज्य और केंद्र यानी कि ब्रिटिश प्रशासन और जो लोकल वाले लोग हैं वो सभी लोग इसमें अपनी अपनी तरीके से कानून बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार हो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। सेकंड है, जहाँ राज्यों की भाषा एवं मातृभाषा यानी कि स्थानीय का माध्यम समान ना हो, वहाँ संघीय भाषा अर्थात राज्यों की भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। ये बात भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है, जहाँ राज्यों की भाषा एवं स्थानीय भाषा समान हो, राज्य की भाषा माना हिंदी है और स्थानीय भाषा भी हिंदी है, वहाँ छात्रों को परंपरागत या आधुनिक भारतीय भाषाओं के चयन की छूट दी जाए। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्या बना था? ये बना था विश्व अनुदान आयोग यूजीसी 1953 में, ठीक है। और ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, तो सत्य कथन पूछा है, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। 1887 में रुड़की में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई, सही है, हमने देखा भी था। सबसे पहला अभियांत्रिकी या तकनीकी विद्यालय कौन सा था? रुड़की ही था, आईआईटी रुड़की। सेकंड है, 1856 में कलकत्ता अभियांत्रिकी महाविद्यालय अस्तित्व में आया, ये भी ठीक है। 1858 में पूना के ओवरसियर्स स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में बदल दिया, ये भी ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही है या तकनीकी, ठीक है। और लास्ट है, कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1840 में, गलत स्टेटमेंट है। आप देखिए 1887 में ये सारी चीज़ें आई हैं, सबसे फर्स्ट आया है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ये 1835 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। काफ़ी बीमार हुए होंगे ये लोग और कलकत्ता में ज़्यादा कंसंट्रेटेड थे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धा योजना, इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गलत स्टेटमेंट है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जाकिर हुसैन थे इस समिति के अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, और जाकिर हुसैन। और नेक्स्ट है, इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। और ये जो समिति का गठन किया गया था, इसमें निम्न प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए, प्रथम 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अभी भी जैसे हमारे यहाँ दी जाती है 6 से 14 वर्ष के लोगों को। प्रथम 7 वर्ष का मतलब 0 से 7 नहीं है, एजुकेशन के जो टाइम होता है 2-3 साल जब से जाता है बच्चा उसके। और मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क सिखाने चाहिए, इस तरीके से क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी थी। तो सत्य कथन यहाँ पूछा है, केवल कथन 2 सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? समाचार पत्र और सही नहीं है। डेरिवेटिव वर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन कर लिया करिए, उनको मार्क करिए, जिससे आपको कभी गलती ना हो। कभी सही नहीं है को सही लगा आते हैं, कभी सही है को सही नहीं लगा आते हैं, तो वो चीज़ गलत ना हो। आंसर मार्क करते समय आपके पास कम भी समय है तो आप मेन चीज़ को देख लेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया, सही है।
जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, चार्ल्स मैडकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लॉर्ड एडम्स 1908 का समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, गलत है। ये क्या है, लॉर्ड एडम्स ने 1923 में लाइसेंसिंग रेगुलेशंस लेके आए थे, जिसमें प्रावधान किया गया था कि मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, तो ये कब है, 1823 में, ना कि 1808 में। तो डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 6, देशी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पे आया था? बहुत बार इसके बारे में बात हो चुकी है। ये आया था लॉर्ड लिटन के समय पे। तो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम वाइसराय लिटन द्वारा 1878 में पारित किया गया, सही है। इस अधिनियम के तहत किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पूर्व जिलाधीश की अनुमति लेना आवश्यक था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और इस अधिनियम के कारण सोम प्रकाश पत्रिका ने रातों रात अपना बंगला संस्करण बंद करके अंग्रेजी संस्करण निकालना शुरू कर दिया था, गलत स्टेटमेंट है। ये कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका के कारण ही ये आया भी था। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात क्या किया, बांग्ला भाषा में निकलती थी तो अंग्रेजी में खुद को परिवर्तित कर लिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और ये सब समाचार पत्रों पे मुकदमे चलाए गए और रिपन के काल में इसको बंद भी कर दिया गया, इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। तो सही कथन क्या है, 1 और 2 सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल तथा अल बिलाल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, सही स्टेटमेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू में हमदर्द तथा अंग्रेजी में कॉमरेड का प्रकाशन किया, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। और लास्ट है, अब्दुल अली ने हमदम पत्र का प्रकाशन किया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पत्र के बारे में आपको बहुत पढ़ना होगा, कौन सा किसका समाचार पत्र है, क्या हुआ था, किस भाषा में है, ये सब काफ़ी पढ़ना है, याद करने की चीज़ें हैं सारी। सही कथन बताने हैं, तीनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, गदर समाचार पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद है गदर जो आंदोलन था वो किसने स्थापित किया था? गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। यह सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया था, बिल्कुल किया गया होगा, वो पार्टी ही वहीं पे स्थापित हुई थी। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पश्तो में किया गया, गलत स्टेटमेंट है। इसका प्रथम संस्करण उर्दू में था, ना कि हिंदी में, और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में हुआ और एक अंक पश्तो यानी कि पश्तूनी भाषा में भी छापा गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई? ये हुई है फारसी में। राजा राम मोहन राय के बारे में तो सबको सब कुछ पता होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से बताया और मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन उन्होंने फारसी भाषा में किया। यह बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन भी इन्होंने किया है। इनके 2 न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक मनसुख लाल नजर थे, सही स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल मनसुख लाल नजर थे। देखिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, ये तो आपको याद करना है कौन सा समाचार पत्र किसका था। ठीक, यंग इंडिया के प्रारंभिक संस्करणों के संपादक जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर थे, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। बाद में जो है कौन हो गए थे, बाद में ये गांधी जिसके संपादक बने थे। और लास्ट है, इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादन
जवाहरलाल नेहरू ने किया, गलत है। इसका संपादन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। किस लिए? स्वशासन की मांग करने के लिए किया था। स्वशासन की मांग करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो सही कथन पूछा है, कथन 1 और 2 दोनों सही है और तीसरा जबकि गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र हरिजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिजन, गांधी जी ने, सबसे पहले अंडरलाइन जरूर कर लीजिए किस न्यूज़पेपर की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं यंग इंडिया की बात हो रही हो। तो गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक की शुरुआत पूना से की थी, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है, गांधी जी हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक तथा हरिजन, सही ये स्टेटमेंट है ये भी। और ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज में थे। हरिजन बंधु किस में था? गुजराती में था। और हरिजन सेवक था हिंदी में। और हरिजन, जो केवल हरिजन नाम है, वो था इंग्लिश में। ये तीनों ही वो प्रकाशित करते थे अलग अलग लैंग्वेजेस में। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा इस न्यूज़पेपर का काम क्या रहा होगा। सामाजिक पुनर्निर्माण और निम्न जाति के साथ जो भेदभाव हो रहे थे उनको समाप्त करने के लिए ये छापा जा रहा था। सत्य कथन यहाँ पे पूछा है, दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। समाचार पत्र और उनके प्रकाशन जिसने किया उसका नाम बताना है। इसमें से कोई भी आपको आता है? मूक नायक आता होगा। इस साल मूक नायक जो न्यूज़पेपर था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था, हो सकता है पूछा जा सके। आप अप्रैल के अराउंड जब न्यूज़ देखेंगे तो उसमें जरूर आपको दिखाई देगा मूक नायक के बारे में। तो मूक नायक भीमराव अंबेडकर का है। तो देख लेते हैं डी का 4 किसमें दिया है, तो ए या फिर डी ऑप्शन होगा दोनों में से, क्योंकि ये हमारे दिख रहे हैं। बी और सी को काट दीजिए। उसके बाद पायनियर जस्टिस के बारे में आपको कुछ याद आ रहा होगा, टी.एम. नायर ने, हमने बात की थी इसके बारे में पिछले वीडियोस में। तो ये सी का हो जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, सी का 2 तो ए ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ए। और द लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का। और द पायनियर है जॉर्ज एलन का। आंसर है ए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन समाचार पत्र और प्रकाशक हैं और हमें क्या करना है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो हिंदू किसका है? हिंदू न्यूज़पेपर। अच्छा, इनमें से कोई भी आपको याद आ रहा है कि कौन सा किसका है? अमृत बाजार पत्रिका के बारे में हमें पता है, जिसके कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण वो चेंज हो गया था। तो ये है मोतीलाल घोष का। तो देख लेते हैं, सी का 2 कहीं पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए या बी में से कोई एक होगा। नीचे के सी डी काट देते हैं। उसके बाद हिंदू न्यूज़पेपर किसका है? हिंदू न्यूज़पेपर है सुब्रमण्यम अय्यर का। तो ए का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और द बंगाली है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। हिंदुस्तान किसका है? जेपी वर्मा का। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने 1921 में बनी समाचार पत्र समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो ये अध्यक्ष चुना गया है, कौन है? तेज बहादुर सप्रू को इन्हें चुना गया, जिसका उद्देश्य, इस समिति का उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा की जाए, जो भी कानून इतने सारे बनाए गए थे, प्रेस अधिनियम बनाए गए थे उनकी, और इसकी सिफारिशों पर ही 1908 और 1910 के अधिनियम जो है रद्द भी कर दिए गए थे। आंसर है यहाँ पर भी हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 15, ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, ऐसे में ये बेरोजगार हो गए। 1824 ईस्वी के अंत में इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह को रामोसियों का भी समर्थन मिला। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस विद्रोह के विद्रोहियों से संबंधित हैं? तो ये पूरी एक डिटेल दे रखी है, उसके आधार पर बताना है कि ये किस से संबंधित हैं। तो ये विशेषताएं संबंधित हैं कोलिये विद्रोहियों से। ठीक है, ये कहाँ पर थे? ये पश्चिमी घाट तथा कच्छ के सीमावर्ती में कोलियों का विद्रोह हुआ था और 1825 में अंग्रेजों ने इसे दबा भी दिया था। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन
बंगाल के फरीदपुर जिले में प्रारंभ हुआ। सही है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यह आंदोलन बहावी का विरोधी था। बहावी आंदोलन क्या कहता था? वो जो पुरानी चीजें चल रही हैं उन्हीं पे रहता था, इसलिए ये इसका विरोधी हो गया। शरीयतुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन इस आंदोलन के नेतृत्व करते थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अभी शुरू में बहावी आंदोलन के लोग इसमें विरोधी हैं, लेकिन बाद में ये भी इसमें मिल जाते हैं। सत्य कथन पूछा है तो चारों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों को सुमेलित करना है। इसमें विद्रोह दिए गए हैं और उनके नेतृत्वकर्ताओं का नाम दिया गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। संबलपुर विद्रोह जो है सुरेंद्र साई ने किया है। संबलपुर का विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि भूमि बंदोबस्त जो हुआ था उसके कारण अंग्रेजों ने कर की वृद्धि, टैक्स जो है बढ़ा दिया था। नेक्स्ट त्रावणकोर का विद्रोह है, ये किया है बेलू थम्पी ने। ये किस लिए किया था? कंपनी की जो है जातियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए हुआ था। और उसने फ्रांस और अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किया था। और कंपनी की सेना जो है बहुत आगे बढ़ गई थी बाद में उन लोगों का विद्रोह दबाने के लिए, इसलिए थम्पी ने आत्महत्या कर ली थी। बरेली विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है? वो हुआ है मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में। ये भी अंग्रेज अधिकारियों की जातियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह था और तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ पे चौकीदारी टैक्स उनसे वसूली करना। और लास्ट है कित्तूर विद्रोह रानी चेन्नम्मा ने किया है। और ये है आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने कित्तूर को स्वतंत्र राज्य मान लिया था और जो उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से बाद में विरोध हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, अहोम विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो अहोम विद्रोह का संबंध है असम से। ठीक है, अहोम वंश जो है वहीं पर देखने को मिलता है। 1824 में जब वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया तो अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और यह विद्रोह गदाधर सिंह के नेतृत्व में हुआ था और बाद में उन्हें निर्वासित कर दिया गया। और 1830 में असमियों ने कुमार रूपचंद्र के नेतृत्व में दोबारा विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, रामोसी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था कुछ देर पहले एक कोलियो विद्रोह हुआ है, ठीक है, तो जिसमें रामोसियों ने उनका समर्थन दिया था। दूसरा है वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से अप्रसन्न थे। बिल्कुल सही है, जनजातियों में जबरदस्ती का ये लोग घुसेंगे तो फिर वो अप्रसन्न तो होंगे ही। ये मराठा युगीन सैनिक थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट है इस आंदोलन का नेतृत्व मधुकर शाह ने किया। गलत है, इसका नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने। और अंग्रेजों द्वारा लगान की दरें बढ़ा दी गई थी, इसलिए इसका तात्कालिक कारण था वही कर वृद्धि। अंग्रेज बहुत लूट मचाते थे और कर वृद्धि उनका हर चीज का मेन कारण दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि डी कथन जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 21, 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम में पहली बार द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल सही है, द्वैध शासन इसी टाइम लाया गया और जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को उत्तरदायी प्रशासनिक कला की शिक्षा देना। और उसके बाद हम देखेंगे 1928 में ये लोग क्या बताएंगे कि हाँ 1927-28 में साइमन कमीशन ये चेक करने आएगा कि ये लोग उत्तरदायी प्रशासन करने में सक्षम हैं या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और सेकंड है केंद्रीय स्तर पर पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हुई। ये भी ठीक है। तो यहाँ पहले भारतीय विधान परिषद हुआ करती थी और अब 2 सदन हो गए विधानमंडल। सही कथन पूछे हैं, दोनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। गलत है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आई थी
और जिसमें आपको याद भी होगा सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। और मत किस आधार पर दिए जाते थे? सार्वभौमिक मताधिकार ना होकर के कौन सा अधिकार था? संपत्ति के आधार पर। जितनी ज्यादा संपत्ति उतना ज्यादा आपको उस तरह आप दे पाएंगे वोट। और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, द्वैत शासन का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? किसे मानते हैं हम द्वैत शासन का जन्मदाता? लायोनेल कार्टेस को माना जाता है। लायोनेल कार्टेस, मॉन्टेस्क्यू नहीं है, मॉन्टेस्क्यू मत लगा दीजिएगा। क्यों इसे माना जाता है? क्योंकि इसकी जो रूपरेखा है पहली बार लायोनेल कार्टेस और विलियम ड्यूक ने ही अपने एक लेख में दी थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट हुई। बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा भी था। प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय कौन से थे? जो सरकार के पास ही रहने थे, और हस्तांतरित जो वो प्रांतीय सरकारों को दे सकती थी। सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस तथा न्याय हस्तांतरित विषय थे। आप देखिए, शिक्षा दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे, क्योंकि इससे उन्हें कोई धन उगाही नहीं होनी है, पर पुलिस नहीं देंगे। पुलिस कैसे दे देंगे? पुलिस तो वो अपने पास रखेंगे। क्यों अपने हाथों में इसलिए रखेंगे? अगर पुलिस बाद में दे दी तो फिर पता चलेगा पुलिस तो डंडे बरसाएगी ही नहीं, कर वसूली करेगी ही नहीं। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और न्याय भी वो खुद करेंगे। न्याय क्यों दे देंगे दूसरों को? वरना तो पता चलेगा सारे के सारे अंग्रेज जेल में दिखाई देंगे। तो ये गलत हो जाएगा। राजस्व तथा वित्त विषय आरक्षित श्रेणी में रखे हुए थे। सही है। तो यहाँ पे लेकिन ऊपर का गलत है, इसलिए स्टेटमेंट पूरा ही गलत माना जाएगा। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 1 और 2 सत्य है, तीसरा कथन जो है गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 के अधिनियम में के बारे में बात की गई है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई और प्रांतों में दोहरे शासन का अंत किया गया और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन पंजाब और आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। और थर्ड क्या है? इसके अंतर्गत बंबई, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। गलत। पंजाब और आंध्र प्रदेश में नहीं हुई है, बाकी सब जगह हुई है। सत्य कथन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। केवल 1 और 2 कथन यहाँ पर सही हैं, तीसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, साइमन कमीशन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कमीशन ने द्वैध शासन को समाप्त करने एवं प्रांतों को स्वायत्तता सौंपने की सिफारिश की थी। बिल्कुल की होगी। उसी के बाद आप देख रहे हैं 1935 का जो अधिनियम आया है उसमें ये समाप्त कर दिया गया। सही स्टेटमेंट है। इसने प्रांतीय विधानमंडलों के विस्तार एवं मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का भी प्रस्ताव रखा था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नेहरू रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्री के और प्लस मेंस के लिए, और हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछा जा सके, क्योंकि प्रस्तावना से जोड़ के इसको कई बार पूछा जाता है। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है कि भारत को पूर्ण स्वराज मिले, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली हो तथा कार्यकारिणी पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। गलत स्टेटमेंट है। इसमें यह कहा गया है, नेहरू रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज मिले। ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज का क्या मतलब होता है कि राजा आप ही रहिए पर काम हमें करने दीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध भी किया था। नेहरू रिपोर्ट उनके पिताजी ने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने, 1928 में। तो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली कायम हो, ये ठीक है, और कार्यकारिणी वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये कहा गया सिर्फ विदेशी मामले और सुरक्षा जो है ब्रिटेन के हाथ में हो, बाकी सब हमारे पास होना चाहिए।
नेक्स्ट, भारत में एक संघीय प्रणाली स्थापित की जाए और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो लेकिन प्रांतों को स्वायत्ता हो। सही स्टेटमेंट है। और प्रीवी काउंसिल को समाप्त करके पूरे भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पहले क्या होता था कि उन लोगों को जो लास्ट अपील जो होती है, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में थी, वो प्रीवी काउंसिल में हुआ करती थी, तो उसको भी उन्होंने कहा था कि इसको अब खत्म किया जाए। तो सही कथन पूछे, केवल 2 और 3 कथन सही है, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताने हैं। इसके तहत भारत परिषद समाप्त कर दी गई तथा भारत सचिव की सहायता के लिए कुछ सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई। ये स्टेटमेंट ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, केंद्रीय विभाग जो है कार्यकारी पार्षद तथा प्रशासित के उसके द्वारा प्रशासित होगा और हस्तांतरित विभाग जो है मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और वाइस राय को मंत्री परिषद नियुक्त करने, भंग करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वाइस राय जो है कह सकते हैं राष्ट्रपति, आज का जो राष्ट्रपति है वही मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग भी करता है और अध्यादेश भी जारी करता है। ठीक है। आर्टिकल आप लोग कौन से आर्टिकल में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, कौन से आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये सब आप कमेंट में बताइएगा, जिससे आप सर्च करेंगे पॉलिटी भी आपका तैयार होगा। सत्य कथन पूछा है, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 1935 के अधिनियम द्वारा निर्धारित द्विसदनीय विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। राज्य परिषद एक स्थायी अंग होगा जबकि संघीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इसको आप कह सकते हैं राज्यसभा और इसको कह सकते हैं लोकसभा। सही स्टेटमेंट है। राज्य परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा जबकि संघीय विधान परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। राज्य परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष होगा जबकि संघीय विधानसभा का अप्रत्यक्ष। और संघीय विधानसभा में 250 सदस्यों का चुनाव होना था। ये इसे राज्य परिषद को आज के समय से थोड़ी चेंज है। आजकल राज्यसभा स्थायी है, लोकसभा जो है 5 साल के लिए है, तो इसको तब से कंपेयर ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उस समय चीज़ें डिफरेंट थी। तो ये गलत हो जाएगा। संप्रदाय तथा वर्ग आधारित मतदान पद्धति का विस्तार किया जाएगा। सही है। संघ की विभिन्न इकाइयों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी स्टेटमेंट जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी नियम कहा है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कहा है। जवाहरलाल नेहरू को इस अधिनियम से इतनी परेशानी थी तो उन्होंने अराउंड 200 आर्टिकल्स इस अधिनियम के क्यों ले लिए अपने जो आज का भारतीय संविधान है उसमें। तो ये तो गलत चीज़ हो गई। ठीक है, हो सकता है बहुत बड़ा होगा तो जो बेकार वाली चीज़ें होंगी वो नहीं ली होंगी। क्वेश्चन नंबर 31, पूना समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समझौते द्वारा दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 148 कर दी गई। सही स्टेटमेंट है। और इसके बाद, इस समझौते के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपको पता है गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में। और सांप्रदायिक निर्णय किसके समय में आया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के समय में। तो क्या हुआ, जब आमरण अनशन था तो अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ, निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया। निर्वाचक मंडल क्या होता है कि जैसे दलित है उसको केवल दलित लोग ही वोट करेंगे, बाकी लोग वोट नहीं कर सकते। और जबकि आरक्षित सीटें होती हैं उसका मतलब क्या है कि दलितों के लिए ये सीट आरक्षित है। दोनों में अंतर क्या है देखिए, दलित को केवल दलित ही वोट करेगा और कोई नहीं कर सकता। ये होता है निर्वाचक मंडल। ठीक, निर्वाचक मंडल। क्योंकि इन्हें ये डर रहता था कि दलित को दलित ही वोट करेंगे तो दलित को ही बनाएंगे।
ठीक है, दलित कैंडिडेट ही जीतेगा। लेकिन अगर दलित को सभी लोग वोट कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि दलित कैंडिडेट जीते। तो उसका गांधी जी ने क्या तोड़ निकाला कि कुछ सीटें जो है आरक्षित कर दी, जो आज तक चली आ रही हैं कि इस सीट पे वोट तो सभी लोग देंगे, सारे कैटेगरी के लोग वोट देंगे, लेकिन जो इंसान कैंडिडेट होगा वो केवल D1 D2 ऐसे करके लिख लेते हैं, दलित ही कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं और उनको वोट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सही कथन पूछा है, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में वामपंथी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वामपंथी आंदोलन ठीक सही नहीं है। भारत में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करने का श्रेय मानवेंद्र नाथ राय को दिया जाता है, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे, सही है। तीसरा कथन है, कानपुर में हुए कम्युनिस्ट सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद शफीक ने की, गलत है, सिंगरावेलू ने की थी। इसकी अध्यक्षता की थी सिंगरावेलू ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद में हुई, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। उस समय आपको पता है ये सब जो देश थे वो क्या थे, कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों ने सरकार का विरोध किया, सही स्टेटमेंट है, और इस दल को लाल कुर्ती दल भी कहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को कमजोर कहना उनका अपमान है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वो कहते थे कि महिलाएं जो हैं वो कमज़ोर नहीं है, काफ़ी ताकतवर है, और उन महिलाओं ने इस बात से काफ़ी खुश हुई थी और एक उन्हें अंदर से मनोबल प्राप्त हुआ था, मनोबल उनका बड़ा था और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सत्य कथन है, कौन से हैं? तो सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, खान अब्दुल गफ्फार खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लीज वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खां को फके खां की उपाधि दी, सही स्टेटमेंट है। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका अंग्रेजी भाषा में निकाली, बिल्कुल नहीं, इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली थी, जहाँ के रहने वाले थे वही लैंग्वेज की निकाल दी थी, और बाद में 10 रोजा नाम से भी ये प्रकाशित हुई। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सही कथन पूछा है तो केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, जिया लरांग आंदोलन, थोड़ा नया नाम लग रहा होगा पर कोई क्वेश्चन छूटे ना इसीलिए ये डाला गया है। जिया लरांग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन जदोनांग के नेतृत्व में चलाया गया, सही स्टेटमेंट है। ये नागाओं ने जदोनांग के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया। जदोनांग के बाद इस आंदोलन को रानी गैडिल्यू ने आगे बढ़ाया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सत्य कथन, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन की विशिष्टता यह थी कि व्यावसायिक वर्ग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही स्टेटमेंट है। जमनालाल बजाज वगैरह इसमें थे और काफ़ी सक्रिय भी रहे थे और जेल भी गए थे। आंदोलन के दौरान रैयतवाड़ी क्षेत्रों में काम रोको तथा जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी रोको आंदोलन चलाए गए, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। सत्य ही कथन पूछा है, आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस नेता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने मलंग बाबा के नाम से संबोधित किया? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खां। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से कौन दिखाई दे रहे हैं? विनोबा भावे नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू उत्तर भारत के, ये पश्चिमी भारत के, तो केवल यही बचे, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी इरविन समझौते की सहमति के बिंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। गांधी और इरविन का समझौता हुआ था 19
31 में। ये स्टेटमेंट ठीक है। जिन्होंने हिंसा की है उनको नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ दिए जाएंगे। राजनीतिक कैदी थे। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा। जो जब सरकार आपातकाल के समय अध्यादेश निकालती है, इस समय भी निकालती है, प्रेसिडेंट निकालते हैं, कोई आपातकाल ऐसा कोई जरूरी विषय है, उन्हें लगता है आपातकाल में इसकी ज़रूरत है, तो वो अध्यादेश निकालते हैं। अपहरण की हुई संपत्ति वापस कर दी जाएगी, ऐसा भी कहा गया था। और सरकारी सेवाओं से जो त्यागपत्र दे चुके हैं लोग भारतीय, उनके लिए भी, उनके बारे में भी सोचा जाएगा। ठीक। और लास्ट है, ब्रिटिश सरकार पुलिस जातियों की जांच कराएगी। आपको लगता है ये माना होगा उन्होंने? बिल्कुल नहीं माना होगा। पुलिस इतनी जातियां करती है, ब्रिटिश उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को नहीं माना था। कौन से कथन सही नहीं है? तीसरा कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, सविनय अवज्ञा तथा असहयोग आंदोलनों की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था। सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन के मुकाबले मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ी। ये गलत स्टेटमेंट है। असहयोग आंदोलन के समय क्या था? खिलाफत की बात चल रही थी, खिलाफत आंदोलन था, तो सैफुद्दीन किचलू वगैरह, तो मुसलमान जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पे क्या हो चुका था? मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी थोड़ा सा, और मुसलमान जो है अलग तरफ मोबिलाइज हो गए थे, तो मुसलमानों की भागीदारी कम हो गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों तथा व्यावसायिक वर्ग की भागीदारी असहयोग की अपेक्षा अधिक रही थी। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। और लास्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन की तुलना में बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। केवल बी कथन गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी, आपको पता है साइमन कमीशन जब आया था तो उसके कारण उसकी रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुई थी। फिर उसके बाद दूसरी गोलमेज सम्मेलन भी हुई थी। सम्मेलन में मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, सिखों तथा दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। ये गलत है। सिखों के अलावा केवल अन्य सभी दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सिख और बाकी लोग। यह सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के साथ समाप्त हुआ। सही है, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड के आपने देखा था 1932 के अराउंड जो पूना समझौता हुआ है वो उन्हीं के समय का है। और तीसरा है, इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा प्रदान किया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वो चाहते थे कि वो लोग आए, बात करें। सही कथन पूछा है, केवल 2 और 3 कथन सही है, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये है न्यूज़पेपर मानवेंद्र नाथ रॉय के। ये 1922 में बर्लिन में इन्होंने कार्यालय स्थापित किया और ये दोनों ही न्यूज़पेपर इन्होंने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगरावेलु ने लेबर किसान पार्टी का गठन किया। बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने किसानों के लिए किसान गजट का भी संपादन किया है। नेक्स्ट, 1928 में अखिल भारतीय स्तर पर वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन किया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और इसका जो काम भी क्या था, थोड़ा सा पीजेंट और जो लेबर है, श्रमिक हैं, उनके लिए काम करना, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही थी। पेशावर षड्यंत्र केस क्रांतिकारी आंदोलनकारियों से संबंधित है। गलत। पेशावर षड्यंत्र केस क्या था? रूस से जो आने वाले कम्युनिस्ट थे, उन षड्यंत्र को चलाकर उन्हें सजा दी गई थी। देखिए, ब्रिटेन आज भी क्या है, लोकतंत्र में भरोसा करता है, और रूस क्या है, साम्यवादी देश है। तो जो साम्यवाद को लेकर के आ रहे थे, उस विचारधारा को जो लोग लेकर के आ रहे थे, तो सरकार ने क्या किया, एक षड्यंत्र चलाया, पेशावर षड्यंत्र केस। आप देखिए, पेशावर में वो उसी रास्ते से आ ही रहे होंगे
तो उन्होंने केस चलाया और इस केस का संबंध क्या है, क्रांतिकारियों से ना होकर के वामपंथी आंदोलन से था। वामपंथी आंदोलन था या साम्यवादी आंदोलन। सही कथन नहीं है, कौन सा, केवल 3 कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसका संबंध वामपंथी आंदोलन से था? तो हमें पता है पब्लिक सेफ्टी बिल था, बिल्कुल था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल बिल्कुल है। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस, इसका भी है। और विटले कमीशन आया था एक, उसका भी संबंध वामपंथी आंदोलन से था। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। साम्यवादियों का प्रभाव जो है आप देखेंगे 1923 और ये सब के टाइम पे काफ़ी बढ़ गया था। तभी भगत सिंह ने और इन सब लोगों ने क्या बम फेंका है, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें की हैं। और कम्युनिस्ट आंदोलन पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे बड़ा प्रहार कब किया है? मेरठ षड्यंत्र केस में किया है। 27 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में इस दल पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। सही स्टेटमेंट है, प्रेमचंद की अध्यक्षता में ये हुई थी। और इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? हसरत मोहानी, जोश मलियावादी और फिराक गोरखपुरी। और यह रूसी प्रगतिशील लेखक संघ से प्रभावित थी। सही स्टेटमेंट है। ये दूसरा है पाद अमृत डांगे ने नेशनल फ्रंट नामक साहित्यिक पत्र निकाला। गलत स्टेटमेंट है, ये जयप्रकाश नारायण और पीसी जोशी ने निकाला था। और अगला है साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार्टिंग से हुआ था और साम्यवादी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उनकी रणनीति में परिवर्तन आ गया और वह सरकार के सहयोगी बन गए थे। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग ही नहीं लिया। तो तीसरा सही है। सत्य कथन पूछा है, 1 और 3 कथन सत्य है, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, कांग्रेस में वाम पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख संस्थापक जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और नरेंद्र देव थे। सही स्टेटमेंट है। इस दल का पहला सम्मेलन बंबई में हुआ। गलत, पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? पटना में सम्मेलन हुआ। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक की रचना भी की है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और नरेंद्र देव ने समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन की रचना की है। जयप्रकाश नारायण जो है समाजवाद को बहुत ज़्यादा बल देते थे और वो इसी के घोर समर्थक भी थे। आंसर हमारा है यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्टी और उसके नेता दिए गए हैं। तो रैयत संघ, इसके एनजी रंगा हैं या आंध्र प्रदेश के हैं। कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी के कौन है? फजलुल हक और अब्दुल रहीम। गलत है। और बिहार किसान सभा के हैं सहजानंद सरस्वती। तो ये भी गलत हो गया। कौन से युग्म सही सुमेलित है? केवल एक जो है सही सुमेलित है, बाकी दोनों गलत है। और 1935 में एनजी रंगा और सहजानंद ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। और ऐसा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, सहजानंद की अध्यक्षता में। और यहीं पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी हुई। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। सही स्टेटमेंट है, योजना समिति। और बाद में योजना आयोग भी बना है इन्हीं के समय पे, और इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं भी चलाई हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उन्होंने क्या किया था? जो साम्राज्यवादी विरोधी जो तत्व हैं उनको एक मंच पर लाने के लिए वामपंथी एकीकरण समिति की स्थापना भी की थी। और लास्ट है, भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना एन दत्त मजूमदार ने की। बिल्कुल ठीक है। सत्य कथन, तीनों ही कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 48, वीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की, जो भारत का प्रथम आधुनिक श्रम संगठन है। श्रम संगठन आप पीछे बहुत सारे देख रहे हैं, पर ये आधुनिक है। उन्हीं के प्रयासों से 1926 में बाद में ट्रेड यूनियन की भी स्थापना हुई थी।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की? बिल्कुल नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ये जो है एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा और चमन लाल के प्रयासों से हुई थी ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू तो बड़े बड़े कामों में बिजी थे, वो ये ट्रेड वगैरह के बारे में ज़्यादा बिजी नहीं थे। लाला लाजपत राय ने ट्रेड को ही आगे बढ़ाने के और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की है। ये बहुत पुरानी बैंक है इंडिया की और इसकी पंजाब में स्थापना हुई थी। और ये जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसका पहला सम्मेलन बंबई में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। सत्य कथन पूछा है, इसलिए ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल कथन एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिंगरावेलु द्वारा आयोजित सभा में पहली बार मई दिवस मनाया गया। सही स्टेटमेंट है, मई दिवस मनाया गया, लेबर डे। ठीक है, और उसके बाद मई में ही होता है ना लेबर डे, मजदूर दिवस 1 मई को होता है ये, तो ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे आज भी मनाया जाता है। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की? बिल्कुल नहीं की। आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय बड़े बड़े कामों में लगे हुए थे। ऊपर से इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू को आप देख रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, उस प्रस्ताव बना रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ये इस टाइप के कामों में ज़्यादा लगे रहे। कांग्रेस में इनका रोल ज़्यादा दिखाई देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों की स्थापना इन्होंने भी की है, लेकिन मजदूर किसान पार्टी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। बाकर अली मिर्जा की देखरेख में श्रमिक अनुसंधान विभाग की स्थापना हुई? सही स्टेटमेंट है, बाकर अली, ध्यान रखिएगा। और भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एनएम जोशी तथा वीवी ग्रीन ने की? ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे गलत कौन सा स्टेटमेंट था? बी कथन यहाँ पर गलत था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कृषक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोपला विद्रोह को आधार बनाकर विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की। इनको बहुत ज़्यादा बुक्स लिखने का शौक था। इन्हीं की कौन सी बुक अभी हमने देखी थी पिछले वीडियो में? 1857 की क्रांति के बारे में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। मोपला विद्रोह को महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग प्राप्त था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये विद्रोह जो है केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में हिंदुओं और ब्रिटिश सरकार दोनों के विरुद्ध किया गया था। ये भी जमीन से रिलेटेड थोड़ा सा विद्रोह था कि भाई जमीन पे कर ज़्यादा है और उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती है, इस तरीके की चीज़ें थी। सही कथन क्या है? दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये।